नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 3 फरवरी 2022। तो चलिए आज के डेली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल दोस्तों एक्चुअली में करंट अफेयर की सीरीज़ आ नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे ही नहीं। तो आज के 3 फरवरी और 2 फरवरी के करंट अफेयर्स को कंबाइन करके इसी आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। देखिए, एक स्कीम है जिसका नाम है स्कीम ऑन इन्हेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। इसका हाल ही में फेज़ 2 लॉन्च करा गया। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कैपिटल गुड्स की इन्हेंसमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लाई गई। ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसका सिंपल था कि कैसे हमारे देश में सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करा जाए और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लाई जाए कैपिटल गुड्स की दिशा में। इसके फेज़ 2 का ऑब्जेक्टिव ये है कि फेज़ 1 जो पायलट स्कीम के तौर पर लॉन्च हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स को एनलार्ज करना, ताकि इंडिया जो है और इंडिया का कैपिटल गुड सेक्टर जो है वो एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैपिटल गुड सेक्टर के रूप में इमर्ज होकर आए। फेज़ 1 को दोस्तों 2014 में नोटिफाई करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हमारे देश में हो सके, स्पेशली कैपिटल गुड्स के कंटेक्स्ट में। अब इस स्कीम के अंतर्गत इसके फेज़ 2 में ना दोस्तों 6 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स बनाए जाएंगे ताकि लोग अपने आइडियाज़ जो हैं इस पोर्टल पे शेयर कर सकें, कैसे कैपिटल गुड्स जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं। न्यू एडवांस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे ताकि रिसर्च टाइम टू टाइम हो सके कि और ज़्यादा बेटरमेंट तरीके से इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करते हुए किस तरीके से एक्सीलेंस को अचीव करा जा सकता है। जो वर्कर्स होंगे या जो भी मैन पावर होगी उसके अंदर स्किलिंग को जो है प्रमोट करने की बात करी गई है कैपिटल गुड सेक्टर में। इसके अलावा कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। फिर ये ऑलरेडी चल रहे थे लेकिन ये और ज़्यादा क्रिएट करने की बात करी गई है। फिर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी मशीनरी हो, जो प्रोडक्ट हो, मार्केट में आने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन हो। और इसके बाद टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में लास्ट कंपोनेंट है इंडस्ट्री एक्सेलेटर्स जो हैं, इनको जो है सेटअप करा जाएगा। तो ये कुछ 6 कंपोनेंट्स हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये फेज़ 2 है, फेज़ 1 है और अभी ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है ये स्कीम। तो अभी ये तो सिर्फ मिनिस्ट्री का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का, तो दे रखा था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप बैठकर इनको याद करो। अब दोस्तों कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है ना उसको एक टर्म से डिनोट करा जाता है, उसको बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की दिशा में ये मदर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के रूप से। ताकि देखो हमारे देश में, अगर दोस्तों आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अगर लोकल लेवल पे प्रमोट हो जाए हमारे देश के अंदर ही, तो इसकी वजह से इम्पोर्ट जो है वो ख़त्म होगा और हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर, वो कम होगी और हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोकल लेवल पर, मतलब हमारे देश में ही जॉब को जनरेट कर पाएंगे। इंडिया के कैपिटल गुड सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में एटलीस्ट 12% इसका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। इंडिया के कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो 1.4 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट करती है और 7 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करती है। तो ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। अब दोस्तों अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूँ, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये होता क्या है कैपिटल गुड्स? तो देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटल गुड्स ना बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब रॉ मटेरियल से जो चीज़ अलग है ना, अगर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें तो वो कैपिटल गुड्स होते हैं। कैसे? रॉ मटेरियल्स एक ऐसे इनपुट होते हैं कि आप रॉ मटेरियल 1 लोगे, रॉ मटेरियल 2 लोगे, रॉ मटेरियल 3 लोगे और फिर जाकर इन सबको कंबाइन कर आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, जिसके बाद इन सारे रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना था तो फर्दर उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। कैपिटल गुड्स एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं और ये नए प्रोडक्ट इनसे नहीं बनाए जा सकते। यानी कि ये किसी भी प्रकार से रॉ मटेरियल की तरह काम नहीं करते। ये एक तरीके से फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब इसके बाद इनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर को आप क्या ही चेंज करोगे? जब एक बारी आपने ट्रैक्टर अपने खेतों पे रख लिया, किसी भी पर्पस के लिए रख लिया, अब ट्रैक्टर में आप क्या करोगे? कुछ BMW का इंजन तो लगाकर इसको उड़ाओगे नहीं या प्लेन तो बना नहीं दोगे।
तो ट्रैक्टर जो है आपके खेत को जोतने में, खेत को सिंचाई करने में और दूसरी पर जो है माल को इधर से उधर लेकर जाने में, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पॉसिबल हो उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक मान लीजिए कि यहाँ पर ये एप्पल वालों की फैक्ट्री है, एप्पल वालों ने कुछ इस तरीके की मशीन लगाई है। अब इस मशीन की फर्दर प्रोसेसिंग तो हो नहीं सकती, एक बार ये मशीन इंस्टॉल कर ये मैकबुक के अंदर या आईफोन के अंदर जो भी चिपसेट इंस्टॉल करना है, जो भी डालना है, ये उसको बनाने का काम कर रही है, उसकी प्रोसेसिंग उसको देख रही है, उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, खुद इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो इसके अंदर होता क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी फर्दर प्रोडक्शन ना हो सके और नए प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इनको कन्वर्ट ना करा जा सके, वो होते हैं कैपिटल गुड। ये अपने आप में एक तरीके से फाइनल गुड होते हैं, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल इसके क्या है? मशीन टूल्स, इंडस्ट्री मशीनरी जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, और प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट जैसे कि ये जो वर्कर है ड्रिलिंग मशीन वगैरह का यूज़ कर रहा है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, या फिर जिसको हम लोग कोरल रीफ भी कहते हैं। कंटेक्स्ट देखिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये कसम खाई है कि लगभग वो $704 मिलियन का जो है खर्चा करेगा ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को ये डर है कि ये ग्रेट बैरियर रीफ अभी तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, कहीं यूनेस्को इसको इस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर ना निकाल दे। अगर हम लोग बात करें ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो कि पर्पल कलर की लाइन बगल से जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये ग्रेट बैरियर रीफ। आइए और जानते हैं इसके बारे में। हुआ क्या है, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ ने लगातार जो है 3 मास ब्लीचिंग इवेंट जो हैं वो सफ़र करे हैं। ब्लीचिंग देखो ऐसा होता है जब कोरल रीफ्स का जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये वाइट हो जाते हैं, एक तरीके से डेड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग। तो हीट वेव्स की वजह से 2016, 17 और 20 में 3 मास ब्लीचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे ब्लीचिंग हुई है कोरल्स की ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से कोरल्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और सर्वाइव नहीं कर पाए। ब्लीचिंग तब होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हेल्दी कोरल्स कौन से कोरल्स जो कि कलर्ड है, वो कोरल्स जो स्ट्रेस हो जाएं और जिनके अंदर ओशन टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो होता क्या है, जब समुद्र के पानी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है हीट वेव्स की वजह से, ऊपर हीट वेव्स है, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने की वजह से ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा, तब होता क्या है, ये कोरल्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और इनके टिश्यूज़ के अंदर जो भी एल्गे होते हैं जो रह रहे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से ये जो एल्गे होते हैं इनके टिश्यूज़ के अंदर, वो अभी तक इनको कलर दे रहे थे, लेकिन जब वो इनसे बाहर निकल आते हैं, क्योंकि रियल बात यह है कि वो एल्गे जो है वो समुद्र के पानी का टेम्परेचर जो होता है उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली जब एल्गे बाहर निकल आते हैं तो वो कलर निकल जाता है और इसको कहते हैं, जब ये वाइट हो जाते हैं, ब्लीचिंग। ठीक है। अब ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम लोग बात करें, ये एक लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का। ये ऑस्ट्रेलिया के कोरल सी के अंदर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, जैसा कि हमने देखा ये ऑस्ट्रेलिया था और इधर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। ये काफ़ी बड़ा है, जिसको अगर आप स्पेस में हो तब भी आप देख सकते हैं, बहुत लार्ज एरिया में, वास्ट एक्सपेंस एरिया में फैल रखा है। लगभग यहाँ पर कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं। 3000 इंडिविजुअल रीफ से मिलकर बनकर ये ग्रेट बैरियर रीफ बना है। मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करके 3000 इंडिविजुअल रीफ हैं और उससे करके ये ग्रेट बैरियर रीफ बना है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया 1981 में डिक्लेयर करा था यूनेस्को ने, क्योंकि यूनेस्को ने पहचाना था कि इसकी यूनिवर्सल वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अब कोरल्स को थ्रेट क्या क्या फेस करने को मिलते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, कोस्टल डेवलपमेंट, फिशिंग मेथड्स का डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करना, और जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज जो होता है वो अगर समुद्र के पानी में मिक्स हो जाए तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। उसके अलावा शेल्स और कोरल्स का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ट्रेड और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, उसकी वजह से कोरल्स की तादाद जो है ख़त्म हो रही है। और कभी कभार कोरल्स में डिसीजेज भी लग जाते हैं, जैसे 2 डिसीज़ के आप नाम याद रखिएगा, ब्लैक बैंड डिसीज़ और वाइट बैंड डिसीज़, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है और कोरल्स की मास ब्लीचिंग हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो दोस्तों यही रहता है कि जो हमारे आर्टिकल का कंटेक्स्ट भी है, जब समुद्र के पानी का सरफेस टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाता है तो एल्गे उनके टिश्यूज़ में से निकल जाते हैं, जो कि अभी तक उनको कलर प्रोवाइड कर रहे थे, और तब ब्लीचिंग हो सकती है। अब कोरल रीफ्स दोस्तों होते क्या हैं? कोरल रीफ्स ना एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं। ये लैंड पे आपको नहीं मिलते, समुद्र के अंदर ही मिलेंगे, जिसके अंदर कोलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कोरल कहते हैं, उनके स्केलेटन्स होते हैं। 3 तरह के कोरल्स
कोरल रीफ्स आपको वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फ्रिंजिंग बैरियर्स, फ्रिंजिंग कोरल्स, दूसरे बैरियर कोरल्स, तीसरे एटोल। ठीक है, अब इनकी अगर हम लोग बेनिफिट्स की अगर बात करें कि कोरल्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोरल्स देखिए दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट सर्व करते हैं। प्रीलिम्स के अंदर ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है या फिर मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की मरीन स्पीशीज़ जो होती है, तो एक क्वार्टर स्पीशीज़ जो है वो कोरल्स में आपको देखने को मिलती है। कि मतलब जैसे मान लीजिए सी हॉर्स यहाँ पर आके क्या कहते हैं उनका शेल्टर है किसी फिश का, किसी स्टार फिश का, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। फिर कोस्टल एरियाज़ के किनारे जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए फूड सोर्स का काम करता है ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, फिर जो कोरल्स होते हैं। टूरिज़्म के लिए काफ़ी लोग जो एंजॉय करने जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कई लोग जो हैं वो अंडर वाटर जाकर कोरल्स के इर्द गिर्द जो है वो ट्रैवल करते हैं, मतलब जो डाइव करते हैं वो अंदर जाकर, एंड दे सी द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दीज कोरल्स के आसपास कितनी ग्रीन तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उग रहे हैं समुद्र के अंदर। तो एक तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। फिर जो हाई इम्पैक्ट वेव्स होती है ना समुद्र के किनारे, तो उन हाई इम्पैक्ट वेव्स को थोड़ी सी स्पीड स्लो करने का काम भी कर देता है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम भी करते हैं कोरल्स। और फिर इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कोरल रीफ्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोटा इन प्रमोशन से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट देखिए है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दी कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रमोशंस के अंदर कोटा को उसके इशू के ऊपर डिसाइड करें। यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि क्या वो इस चीज़ से बच सकते हैं कि वो एक क्वांटिफेबल डेटा जो है कलेक्ट ना करा जाए सेंटर और स्टेट के द्वारा, कि जब वो ये देख रहे हो कि कैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ को जो है प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देना हो, जब वो इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें तो क्या वो डेटा अगर ना कलेक्ट करे तो चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को जो है वो बर्खास्त कर दिया, मतलब मना कर दिया कि आपको डेटा जो है वो तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम इशू समझते हैं कि ये क्वांटिफेबल डेटा जो कलेक्शन जो है जिसकी वजह से सेंटर ने रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट को, तो कुछ मुद्दा तो रहा होगा बैकग्राउंड में। तो आइए पूरा इशू आराम से एक बारी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डेटा जो है, बल्कि ऐसा नहीं है कि आप कलेक्ट ही नहीं करोगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनली ये वाली बात बोल दी कि आपको हर एक कैडर के लिए इंडिविजुअली डेटा कलेक्ट करना होगा। ना कि आप ये देखो कि पूरी सर्विसेज के अंदर हम लोग एक साथ जो है डेटा कितने रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, कितना प्रमोशन देना चाहिए, इसको हम लोग देखें। तो आपको टोटल स्टेट वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि ये दो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ एससीज और एसटीज़ किस तरीके से इनको वेरियस सर्विसेज के अंदर प्रमोशन मिल सके, तो उसके लिए कोटा किस वे में डिटरमाइन होना चाहिए, इसके लिए आप कैडर वाइज डेटा इंडिविजुअली कलेक्ट करो और पूरी सर्विसेज के लिए मतलब टोटलिटी में डेटा कलेक्ट मत करो, एक एक इंडिविजुअल कैडर के हिसाब से डेटा कलेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है ना, उसका क्लॉज 4A ये स्टेट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकते हैं कि किस वे में एसटी और एसटी के एम्प्लॉयज़ को, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ के एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दी जा सके एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, अगर ऐसा लगता है स्टेट को कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं सर्विसेज के अंदर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों 2006 में केस आया था, नागराज केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस ले डाउन करी थी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ को प्रमोशन दी जा सकती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, देखिए वही वाली बात आ गई हमारे आर्टिकल के कंटेक्स्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोल दिया था कि सबसे पहले एक क्वांटिफेबल डेटा कि मेजर तो करा जा सके ना कि ये कम्युनिटीज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, कहाँ नहीं है, कौन से राज्य के अंदर इनकी अच्छी कंडीशन है, कौन से राज्य के अंदर इनके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हर राज्य को तो आप एक पूरे प्रॉपर बास्केट में तो नहीं रख सकते ना कि सारे के सारे जो मतलब रीजन्स हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में या सारी स्टेट जो है उनके अंदर कंडीशन एक जैसी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बोला था कि क्वांटिफेबल डेटा जो है वो कलेक्ट करा जाना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि कितनी बैकवर्डनेस है और कितने इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है एससी और एसटीज का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करा जाए आर्टिकल 335 के तहत, और
रिजर्वेशन जब दी जा रही हो प्रमोशन के अंदर तो उसकी वजह से किसी भी तरीके की एक्सेसिवनेस ना हो। एक्सेसिवनेस का मतलब अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने गई कि क्या हम इस क्लॉज को क्या कहते हैं हटा सकते हैं कि हम क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी तरह की रिजर्वेशन और वो देने लगेंगे। तो उससे सीलिंग लिमिट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड कर रखा है कि ओवरऑल जो चाहे सारी कम्युनिटीज की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकती, तो इसका ब्रीच तो हो जाएगा ना। और ऊपर से क्रीमी लेयर जो है उनको फायदा नहीं पहुंचाना है, सिर्फ उन्हीं लेयर्स को जो है वो पहुंचाना है जिनके लिए रिजर्वेशन जो है अभी भी उनके बेनिफिट नहीं मिल पाते, उनको कोटा के बेनिफिट नहीं मिल पाते, रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस। देखिए अब एक बात है जो कि आपको थोड़ी पैराडॉक्सिकल लग सकती है। 2018 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जर्नैल सिंह वर्सेस एलन गुप्ता इस केस का नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट्स को ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि वो क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करें ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ एससीज एंड एसटीज। अब आप कहेंगे नागराजन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि किस तरीके से, यहाँ पर देखिए एक मिनट, कि किस तरीके से क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो कलेक्ट करा जाना चाहिए। तो देखिए इस दूसरे केस में जो कि 2018 के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बैकवर्डनेस जो है वो शो करनी पड़े, इसके ऊपर डेटा ना हो वो चलेगा, लेकिन आप ये तो दिखाओ ना, अगर आप रिजर्वेशन जो दे रहे हो प्रमोशन के अंदर एससीज और एसटीज को, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कम्युनिटीज कितनी इनएडिक्वेट तरीके से रिप्रेजेंटेड है। तो ये अगर कंडीशन में इसको कहूँ कि मतलब ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, तो ए कंडीशन को तो मना कर दिया, लेकिन बी कंडीशन को तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो आप बोल रहे थे 2006 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रखी थी और यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और सेंटर के सामने जब अभी केस आया कि उसने बोला कि हम क्या डेटा कलेक्ट ना करें तो चलेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने मना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर करा है कि आप बैकवर्डनेस के ऊपर ना दिखाओ तो चलेगा, लेकिन कम्युनिटीज़ जो एससीज और एसटीज हैं किस तरीके से इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनकी, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों एक बारी हम लोग ना टाइमलाइन के ऊपर नज़र मारते हैं, ये कोटा एंड प्रमोशंस की टाइमलाइन है कहाँ से, स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। देखिए तो ये कहानी शुरू होती है 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले केस आया था, इस केस का नाम आपने लक्ष्मीकांत की बुक्स में सुना होगा, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड करा था कि किस प्रकार से रिजर्वेशन जो है प्रमोशन के अंदर जो दी जाती है ना, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। 1995 में जब 77th अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि अगर स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन दी जा सकती है, स्पेशली रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी दी जा सकती है। 2006 में फिर जो हमने पढ़ा आज के आर्टिकल में कि एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को जो है ये जो हुई थी जिसकी वजह से आर्टिकल 16 क्लॉज 4A डाला गया था, इसको अपहेल्ड करा, लेकिन ये बोला कि स्टेट्स को ना ये बैकवर्डनेस का जो टेस्ट है ये देना पड़ेगा कि वो एक क्वांटिफाइबल डेटा से ये बता सके कि हाँ ये कम्युनिटी सच में बैकवर्ड है और इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी होनी चाहिए। फिर टाइम बीतता रहा, 6 साल बीत गए। 2012 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के सीनियरिटी रूल्स को जो है स्ट्राइक डाउन करा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपने कोई स्टडी कंडक्ट करी है क्या बैकवर्डनेस के ऊपर, दिखाओ। तो यूपी गवर्नमेंट फेल कर गई दिखाने में ऐसी स्टडीज़ को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अभी तक यूपी गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही थी प्रमोशन के अंदर, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर 2012 के अंदर ही सेम साल 2012 में सितंबर के महीने में जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी उसने 117 अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी कांग्रेस की सरकार ने, ये बोलते हुए कि एक नई चीज़ लानी थी, मतलब एक अमेंडमेंट से कि सभी के सभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको बैकवर्ड कंसिडर करा जा सके। अब ये जो बिल था 2012 में उसी साल राज्यसभा में भी पास हो गया, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है, लेकिन ये एक्ट नहीं बन सका और ये 2014 के अंदर लैप्स हो गया। 2018 में फिर एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो बैठती है और वो ये कहती है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो इंप्लीमेंट करा जा सकता है, बस क्रीमी लेयर जो है ना एससी और एसटी से उसके उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि क्रीमी लेयर को इस चीज़ का फायदा ना मिले रिजर्वेशन प्रमोशन का, उसको एक्सक्लूड करा जाए। 2019 के अंदर जो रिजर्वेशन है
प्रमोशन के अंदर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। 2019 में सेंटर ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के आगे और ये बोला कि आप 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप बिठाइए इस चीज़ को सुनने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है कि रिजर्वेशन प्रमोशन क्या है। तो अगर आपको मेंस में भी आप क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इस स्लाइड से आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस यानी NTD डे मनाया गया 2022। इस बार की थीम थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द निगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेस। ठीक है, जहां पर इस चीज के ऊपर फोकस करने की बात करी गई है कि जो इक्विटेबल हेल्थ है उसको प्रमोट करा जाए सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना, उसके 74 सेशन के अंदर 2021 में डिक्लेयर करा गया था कि हर साल जो 30 जनवरी का दिन होगा वो वर्ल्ड नेशनल ट्रॉपिकल डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाएगा। पहला वर्ल्ड नेशनल ट्रॉपिकल डे जो है, नेशनल ट्रॉपिकल डिसीजेज डे जो मनाया गया वो इनफॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट करा गया था 2020 में, क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही थी तो सभी कंट्रीज फिजिकली उनके हेड्स जो थे, लीडर्स थे, एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाए थे। तो अगर हम लोग बात करें ये नेशनल ट्रॉपिकल डिसीजेस होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, इसकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेशनल ट्रॉपिकल डिसीजेज ना कोई एक डिसीज नहीं है, ये 20 डिसीजेस की जो कि मेडिकली डाइवर्स है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेबल डिसीजेज है ये एक बास्केट है 20 कम्युनिकेबल डिसीजेस की। तो इसलिए हम लोग इसको नेशनल निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज नहीं कह रहे हैं, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस कह रहे हैं। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस रहते हैं, मतलब मान लीजिए ये लैटिन अमेरिका की बात कर रहा होगा, तो वहाँ पर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ रहती हैं उनमें ये डिसीजेस पाया जाता है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये बड़े सारे पैथोजेंस की वजह से होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पैरासाइटिक बॉम्ब्स। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये कभी भी आ सकता है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस क्या सिर्फ वायरस की वजह से होते हैं, वो पैरासाइटिक बॉम्ब की वजह से नहीं हो सकते, या फिर वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से नहीं हो सकते। तो आप याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब की वजह से हो सकते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस का? तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, बीमारी है तो इम्पैक्ट तो खर्चे वाला, इकॉनमी वाला और ये हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर ही निकलेगा। तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं हर साल सफ़र करते हैं एटलीस्ट एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की वजह से। अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड जो है वो 2 लाख डेथ जो देखता है, 19 मिलियन लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं हर साल। और यहाँ पर जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि उनके साथ जो है एक स्टिग्मा जुड़ जाता है सोसाइटी में, उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, बॉयकॉट करती है सोसाइटी और डिसमिशन होता है। क्योंकि आप देखिए दोस्तों कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो तो और बुरी थी लेकिन मैंने लगाई नहीं, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन आप समझ सकते हैं जब किसी को हाथ पे ऐसा कुछ इन्फेक्शन, डिसीजेस वगैरह हो जाए तो एक तरीके से पर्सन से दूर दूर लोग रहने लगते हैं कि हमारा पानी मत पियो, हमारे साथ मत बैठो, हमारे बेड पे मत बैठो, हमारे सोफे पे मत बैठो। तो ये चीज़ें चलती हैं सोसाइटी के अंदर। अब दोस्तों निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस को एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड में क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो सबसे पहले तो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस के ऊपर एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है किगाली डिक्लेरेशन। दूसरा, एक बीमारी होती है लिम्फेटिक फिलेरेसिस। ठीक है, तो एक प्लान है एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरेसिस, जिसकी वजह से फ्री में सर्विस देने की बात करी जाती है कि ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो तो स्टेट से ये वर्ल्ड की बॉडीज़ जो है ये बोलती हैं कि आप फ्री में ऐसे लोगों को वर्ल्ड के अंदर। वैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि लिम्फेटिक फिलेरेसिस को दूर करने के लिए वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पर और उनके जो ब्रांचेस हैं, मान लीजिए WHO जो है इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, तो WHO की बड़ी सारी जो टीम है वो लोकल एरिया में जो कि पूरा रीजन्स है वहाँ पर जाके काम करती है और फ्री में सर्विसेज देती हैं ताकि लिम्फेटिक फिलेरेसिस के जो पेशेंट हैं उनको ठीक करा जा सके और उनको एक तरीके से फ्री में प्रिवेंशन सर्विसेज मिल सकें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क की बात करता है कि किस तरीके से निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस को एलिमिनेट करा जा सकता है। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? इंडिया ने सक्सेसफुली सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीजेस को एलिमिनेट करा है। ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। एक गिनिया वॉर्म, दूसरा ट्रैकोमा और तीसरा यॉस। तो ये 3 डिसीजेस के नाम आ सकते हैं कि इंडिया ने इनमें से किसको एलिमिनेट करा है, इन तीनों को एलिमिनेट करा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारा फूड इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये देखा गया है, कंटेक्स्ट ये है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण जो कि कुछ डिकेड से अभी हो रही है, इसकी वजह से जो खाना है लोगों के लिए वो महंगा होता चला जा रहा है। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स की अगर हम लोग बात करें,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ये शो करता है कि फूड प्राइसेस जो हैं वो अपने चरम सीमा पर हैं, सबसे ज़्यादा जो महंगे हो चुके हैं रीसेंट डिकेड्स के अंदर। दिसंबर 2021 का साल इंडिया के लिए ऐसा साल था जिसमें लगातार 9वें महीने जो है डबल डिजिट परसेंटेज इंक्रीज हुई थी इंडिया के होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों आप जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, एक पूरी बास्केट होती है फूड की। तो अगर इसके अंदर इंक्रीजमेंट हुई है तो इसका मतलब जो खाने पीने के जो दाम हैं वो कहीं ना कहीं बड़े हैं। कस्टमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए जो किचन मेंटेनेंस बास्केट है उसमें एक तरीके से बाहरी प्राइजेस के मामले में बढ़ोतरी हुई है। अब एक्सपर्ट्स जो हैं दोस्तों वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हुआ है। वर्ल्ड ने पिछले पास्ट 60 सालों के अंदर जो है 3 मेजर एपिसोड देखने हैं, जब 3 मेजर एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से फूड के प्राइसेस पूरे ग्लोबल लेवल पे बढ़े हैं। 1970s 2007 to 8 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लास्ट टाइम, 2010 से लेकर 2014 तक ये सारे के सारे इवेंट्स वेदर इवेंट्स की वजह से बढ़े हैं। और इसके अलावा आग में घी डालने का काम और भी इवेंट्स के साथ करते हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना, ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशंस, तो इन सब की वजह से बढ़ा है। लेकिन मेन कारण जो माना गया है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को माना गया है। तो क्लाइमेट चेंज अगर हम लोग बात करें किस प्रकार से फूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, देखिए जिस प्रकार से क्लाइमेट इवेंट होगा उस प्रकार से जो लैंड होगा, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो इम्पैक्ट होगा। जैसे अगर क्लाइमेट इवेंट्स अगर होते हैं तो इसकी वजह से सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का क्लाइमेट इवेंट अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा फ्लड हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गई, हीट वेव्स हो गई, तो मेजर क्रॉप्स जो हैं वो फेल कर जाते हैं, स्पेशली वीट, मेज, सोयाबीन, क्योंकि इनके लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए होता है। एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर ये क्रॉप झेल नहीं पाते। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा अगर एकदम से होने लग गई तो लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, सॉइल जो होता है सॉइल का इरोजन हो जाएगा और सॉइल इसकी वजह से लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी और अल्टीमेटली जो क्रॉप की यील्ड्स है, जो पैदावार है वो सफ़र करेगी। फिर अगर क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से अगर सी लेवल राइज होता है तो सॉल्ट वाटर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड तक आएगा, ठीक है, और वो फिर सॉइल के ऊपर एक परत बना लेगा सॉल्ट्स की, जिसकी वजह से परमानेंटली फ्लडिंग हो सकती है क्रॉप लैंड की और जो है सॉइल डिग्रेडेशन हो सकती है और वो क्रॉप्स वहाँ पर हो सकता है उस ज़मीन पर फिर एक तरीके से कभी भी ना उग पाए। तो रिसेंटली स्टेप्स अगर हम लोग बात करें इंडिया ने क्या लिया है इस चीज़ को देखने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन के ऊपर ना निकले, तो आप इन 2 पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया का एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इंडिया ने लॉन्च करा था। दूसरा नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये देखने के लिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहे और किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब कुछ सजेशन दिए जाते हैं, वे फॉरवर्ड में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखो बात करी जाती है कि एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो वो ऐसे क्रॉप्स के लिए हो कि हम लोग और ऐसे वैरायटी के क्रॉप ढूंढ सके जो रेजिलिएंट हो। रेजिलिएंट का दोस्तों ये मतलब होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को वो जो क्रॉप्स हैं वो टॉलरेट कर सकें, और दूसरा किस तरीके से इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो, नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम लोग रीजनरेट कर सकें, स्पेशली डिग्रेडेड लैंड्स में जहाँ की ज़मीन, मिट्टी, एग्रीकल्चर लैंड जो इनफर्टाइल होने लगा है उसको दोबारा फर्टाइल कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इसी तरीके से करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट कॉपी ज़रूर बना लीजिए ताकि आप शॉर्ट में सारे पॉइंट्स लिख सकें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जिसमें करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।